नई सीसीटीवी आई है। आरोपी डॉक्टर उमर की नई सीसीटीवी सामने आई है। दिल्ली की तुर्कमान गेट मस्जिद में उमर दिखा था। लाल किले के पास तुर्कमान गेट मस्जिद में उमर दिखा था। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नई सीसीटीवी सामने आई है। दिल्ली धमाके को लेकर अब ये एक और सीसीटीवी सामने आई है जिसमें आरोपी डॉक्टर उमर की नई सीसीटीवी है। दिल्ली की तुर्कमान गेट मस्जिद में उमर दिखाई दिया। लाल किले के पास ही तुर्कमान गेट मस्जिद है जहां पर उमर नजर आया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ये नई सीसीटीवी सामने आई है दिल्ली धमाके को लेकर जिसमें आरोपी उमर नजर आ रहा है। आरोपी उमर दिल्ली के तुर्कमान गेट मस्जिद के पास नजदीक आ रहा है। लाल किले के पास ही ये मस्जिद है और यहीं पे आरोपी नजर आया है। i20 कार में उमर ही मौजूद था और इस धमाके में उसकी मौत हो गई है। धमाका हुआ, एक धमाका होता है, पूरी दिल्ली दहल उठती है और अब उसके आरोपी की नई सीसीटीवी सामने आई है जो दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास वाली मस्जिद के पास की ये सीसीटीवी है जिसमें आरोपी साफ नजर आ रहा है। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में संदिग्ध लाल कार की जांच भी जारी है। फरीदाबाद के गांव खंदवाली में कार की जांच की जा रही है। कल रात से ही एनएसजी, एनआईए और पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं। DL10CK 0458 नंबर की लाल इको स्पोर्ट कार जो है उसकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध कार का फर्स्ट टैग उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है। कार को अभी ले जाया नहीं गया है। कार अभी भी फरीदाबाद में ही है। रात भर से जांच की जा रही है। भारी पुलिस बल तैनात है और किसी को भी गाड़ी के पास जाने नहीं दिया जा रहा है। तो एक संदिग्ध कार की खबर सामने आई थी, लाल कलर की इको स्पोर्ट कार जो है उसकी जांच की जा रही है। ये संदिग्ध कार जो है ये फरीदा के पास से बरामद हुई है जिसके बाद से लगातार वहां पर टीमें पहुंची, पुलिस की टीमें पहुंची, एनआईए की टीमें पहुंची और इस कार की जांच की जा रही है। जितने भी सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं। कार में कोई भी फिंगरप्रिंट रहता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो छूट गई हो जो आरोपियों तक पहुंचा सके, संदिग्ध आरोपी जितने भी हैं उन तक पहुंचा सके, इसको लेकर टीमें जुटी हुई हैं। जांच की जा रही है। रात से ही इस कार की जांच की जा रही है। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार है ये जिसकी जांच हो रही है और इस कार को अभी तक ले जाया नहीं गया है। फरीदाबाद में ही ये कार है। इस कार का नंबर है DL10CK 0458 लाल रंग की इको स्पोर्ट। इसके साथ ही एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल मौके पर टीमें मौजूद हैं, जांच की जा रही है। भारी पुलिस बल तैनात है और किसी को भी इस गाड़ी के पास जाने नहीं दिया जा रहा। फरीदाबाद के खंडावली गांव में हमारी मौजूदगी है। ये वही गांव है जहां रेड कलर की इको स्पोर्ट बरामद हुई थी। आपको बता दें उस रेड कलर की इको स्पोर्ट में आशंका थी कि इसमें विस्फोटक हो सकता है। एनएसजी की टीम यहां पर आप देख सकते हैं इस गांव में अब यहां से ये रवाना हो रही है। एनएसजी की ये टीम इसमें देखिए यहाँ पर एनएसजी के कमांडो पीछे की तरफ आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर बैठे हुए हैं जो यहाँ रात से ही डेरा डाले हुए थे। और देखिए एनएसजी का ही यहाँ पर आपको एक बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर दिखाई देगा। ये तस्वीर आप देखिए क्या निकला, क्या पता चला, ये जानकारी साझा होगी। यहाँ पर हरियाणा पुलिस के साथ साथ एनएसजी की टीम को बुलाया गया था। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं। अब यहाँ से जा रहे हैं सर आप? काम हो गया, यहाँ पर सब कुछ देख लिया? ओके सर, कुछ मिला अभी? साफ बताएगा, साफ बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये बॉम्ब स्क्वाड है एनएसजी की। ये यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि i20 में विस्फोटक था जिसका इस्तेमाल लाल किला ब्लास्ट में किया गया। और एक ये खबर आई कल की रेड कलर की इको स्पोर्ट है जो गायब है, उस पर भी नजर रखी जा रही है। उसका अलर्ट आया था, फिर शाम होते होते ये पता चला कि वो रेड कलर की इको स्पोर्ट जो है वो फरीदाबाद के एक गांव में ही है। फिर यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हुआ, एनएसजी की टीम यहाँ पर पहुंची। आप देख सकते हैं बॉम्ब डिस्पोजल इक्विपमेंट यहाँ पर हैं और अब ये इस गांव से फिलहाल ये टीम रवाना हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे जो एनएसजी की टीम है वो यहाँ से फिलहाल निकल रही है और यहाँ क्या मिला इसकी जानकारी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल एनएसजी की टीम यहाँ से रवाना हो रही है। बहुत शंका थी कि वो गाड़ी कहाँ है, लगातार सवाल उठ रहे थे
क्योंकि ये खतरा था कि वो गाड़ी में भी विस्फोटक हो सकता है और उमरुन नबी के नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी और उसकी तलाश लगातार चल रही थी, तो उसे फरीदाबाद के खंडवाली गांव में बरामद किया गया। फिलहाल यहां पर एनएसजी की टीम पहुंची है और अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूं तो हरियाणा पुलिस भी आपको नजर आएगी। तो लगातार तफ्तीश चल रही है लाल किला ब्लास्ट मामले में। फरीदाबाद इसमें अहम इसलिए है क्योंकि फरीदाबाद में ही अब ये रेड कलर की इको स्पोर्ट्स मिली है। इसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी इसी गांव, इसी फरीदाबाद में है। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी धौज में ही अल-फलाह है, जहां पर पूरी प्लानिंग इस हमले की रची गई। कई लोग इसमें अरेस्ट हैं, तो लगातार तफ्तीश आगे बढ़ रही है जैसे जैसे दिन इस पूरे मामले में गुजर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, फरीदाबाद। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही पूरी प्लानिंग की गई थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कमरा नंबर 13 टेरर हब बना है। बिल्डिंग 17 से साजिश रची जा रही थी, दिल्ली में ब्लास्ट करने की यह साजिश रची जा रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से डिजिटल डिवाइस बरामद हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक डायरी भी लगी है। कमरा नंबर 13 से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर की डायरी भी मिली। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे को सील कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है, नया खुलासा हुआ है कि ये जो हमला हुआ है, ये जो अटैक हुआ है दिल्ली में, जो ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट की प्लानिंग जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही चल रही थी। पूरी प्लानिंग जो है यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 से ही की जा रही थी। दिल्ली ब्लास्ट की फंडिंग को लेकर भी बड़े खुलासे सामने आए। आतंकियों ने धमाके के लिए 20 लाख रुपए जुटाए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, आदिल शाहीन ने 20 लाख रुपए जुटाए। आतंकियों ने गुरुग्राम और नूह से फर्टिलाइजर भी खरीदा था। 3 लाख में 20 क्विंटल फर्टिलाइजर खरीदा गया था। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर विवाद था, ये भी जो है नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये सारी जानकारी सामने आ रही है। आतंकियों ने साजिश के लिए और इस धमाके के लिए 20 लाख रुपए जुटाए थे। इसके साथ ही नूह से फर्टिलाइजर खरीदा गया था। नूह के सिंगार गांव का रहने वाला हाफिज इश्तियाक अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस मस्जिद में काम करता था। हाफिज इश्तियाक के परिवार में 5 भाई हैं, मस्जिदों के इमाम के तौर पर काम करते हैं और ये सब निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार जो है, तो ये बता दें आपको कि धमाका हुआ था, इसमें हाफिज इश्तियाक का नाम भी सामने आया था और ये नूह के सिंगार गाँव का रहने वाला है। परिवार त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। हालांकि परिवार का कहना है कि वो जानते भी नहीं है कि हाफिज इश्तियाक दोषी है या निर्दोष, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही मकान दिया गया था और अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस की मस्जिद में ही इमामत का काम करता था। इश्तियाक जो है, हाफिज इश्तियाक के परिवार के 5 भाई हैं, 5 मस्जिदों में इमाम हैं और इस हमले में, इस धमाके को लेकर जब हाफिज इश्तियाक का नाम सामने आया तो परिवार का कहना है कि वो जानते भी नहीं है कि वो दोषी है या निर्दोष और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पकड़ा है, पता है किस आरोप में पकड़ा है, क्या क्या? सर जी, हमें तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, किस बारे में पकड़ा है उसको। हमें तो अब पता पड़ा जब न्यूज़ देखी, हमें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। आपका भाई जो मोहम्मद इश्तियाक है, कब से वो फतेहपुर तगाव में रह रहा था, कितने दिन से, क्या काम करता था? वो उसको सर जी 20 साल हो गए वहाँ पर रहते रहते। वो इमामत करता है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जो, उसमें इमाम है वो। आप लोग कितने भाई है, क्या क्या करते हैं? 5 भाई हैं हम। ऐसे में खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं और इमामत करते हैं। तो यहाँ आपका जो भाई है मोहम्मद मौलाना इश्तियाक, वो कब आया था? घर पर आता जाता रहता था? हाँ, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर आता। तो आपको लगता है जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आपके भाई पे, आपका भाई ऐसा कर सकता है? नहीं सर जी, वो बिल्कुल नहीं कर सकता। उसे खुद ही मालूम नहीं है। वो तो खाना खाने के लिए बैठा था घर पे, वो पुलिस वाला है तो उसको ले गए वहाँ से।
अब कोई गिरफ्तारी के बाद कोई जानकारी आपको पुलिस की हमें तरफ से कुछ या परिवार की तरफ से कोई जानकारी मिली? नहीं सर, हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, कहाँ पे है वो कहाँ नहीं। उनके बच्चों से आपकी बातचीत हो रही है? उसके बच्चों से भी नहीं हुई अभी तक। तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अब कुछ पता चला है आपको किस आरोप में गिरफ्तार किया है? नहीं सर जी, उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, अभी किस आरोप में गिरफ्तार करा उसको। क्या मांग है आपकी सरकार से, वे कैसी जांच को लेकर? क्या सर जी, हमारा भाई निर्दोष है बिल्कुल, और वो किसी चीज के बारे में हमें तो कुछ मालूम नहीं, उसको भी मालूम नहीं है, पता नहीं हमें कहाँ पे वो कहाँ नहीं है, उस चीज के बारे में तो हमें बिल्कुल नहीं जानते हम तो। हरियाणा की मिट्टी इन दिनों आस्था और एकता के रंग में रंगी नजर आ रही है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आज अपने छठे और आखिरी पड़ाव पर है। होडल से शुरू होकर ये यात्रा अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चली है। हजारों श्रद्धालु, जयकारों की गूंज और संतों सितारों की मौजूदगी ने इस आध्यात्मिक सफर को ऐतिहासिक बना दिया है। हरियाणा की धरती पर पिछले 6 दिनों से जो दृश्य दिखा वो किसी उत्सव से कम नहीं था। भगवा ध्वजों से सजी सड़कें, भक्ति गीतों की स्वर लहरियां और श्रद्धालुओं की उमंग, सब कुछ एक ही संदेश दे रहा था, सनातन एक है, सनातन अखंड है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई थी। ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज छठे दिन यात्रा हरियाणा के होडल अनाज मंडी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। हरियाणा में ये यात्रा 5 जिलों से गुजरी। फरीदाबाद से लेकर पलवल तक हर जगह यात्रा का स्वागत फूलों की वर्षा और मंत्रोच्चारण से किया गया। 8 नवंबर को यात्रा फरीदाबाद जिले में एंटर हुई। 9 नवंबर को शहर के अलग अलग हिस्सों से होते हुए बल्लभगढ़ अनाज मंडी पहुंची। 10 नवंबर को नेशनल हाईवे से होते हुए पलवल जिले में प्रवेश किया। 11 नवंबर को यात्रा पलवल जिले में ही रही। 12 नवंबर को मित्रोल गांव से शुरू होकर होडल मंडी में पहुंची। 13 नवंबर को होडल से शुरू होकर कमरन बॉर्डर पर दोपहर का भोजन करने के बाद यूपी में एंटर होगी। बुधवार को यात्रा में रात्रि ठहराव के दौरान मंच पर कुमार विश्वास पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि ये नया भारत है, आतंकवाद ने आपको ललकारा है, भीख में मिले हथियारों से दहशत फैलाने की कोशिश की गई, भारत अब घर में घुसकर मारना सीख गया है। भारत में एकता का सूत्रपात होना चाहिए, वो संपूर्ण भारतीयों का होना चाहिए। वो किसी भी धर्म में विश्वास करते हो, किसी भी आस्था के लोग, लेकिन वो मूलतः भारतीय हैं। तो एक युवा संत ने संकल्प उठाया है कि यमुना प्रदूषण मुक्त हो, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान हो और जातियों की वैमनस्यता अलग होकर एक साथ एक समाज के रूप में खड़े हो, देश के रूप में खड़े हो। इसके लिए मेरी शुभकामना थी और उनका आग्रह था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया। वहीं इस यात्रा में मंत्री गौरव गौतम भी शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चलते दिखे। यात्रा का दूसरा दिन भी बेहद खास रहा। यात्रा में सिर्फ संत ही नहीं, खेल और कला जगत की हस्तियां भी जुड़ी। दूसरे दिन पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने यात्रा में हिस्सा लिया और दोपहर बाद WWE रेसलर ग्रेट खली भी इसमें शामिल हुए। तो आइए, और जो ये गुरुजी ने जो ये पदयात्रा कर रहे हैं इसको सफल बनाइए, क्योंकि मतलब जो जितने हमारे हिंदू भाई है अलग अलग बटे हुए हैं, वो तभी वो इकट्ठे हो सकते हैं जब मतलब आप गुरुजी का सत्संग सुनेंगे और पदयात्रा पे शामिल हुए। यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाकर संपन्न होगी। इस पद यात्रा में देश भर से लगभग 40,000 से अधिक श्रद्धालु और अनेक संत, महंत, कलाकार और खेल सितारे शामिल हैं। प्रशासन ने भी पूरी सतर्कता बरती। ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर भीड़ नियंत्रण तक हर तैयारी मुकम्मल रही। फरीदाबाद से अनिल राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पंजाब, हरियाणा। हिसार की अंतर्राष्ट्रीय रेसलर पूजा ढांडा आज शादी के बंधन में बंधने जा रही है। खेल की मैच से लेकर शादी की रौनक तक पूजा की नई कहानी आज शुरू हो रही है। फूलों और रंगों की बारिश के बीच में है हिसार की अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग स्टार पूजा ढांडा, जो अपने जीवन साथी अभिषेक बुरा के साथ नए सफर की शुरुआत के लिए तैयार है। शादी से 3 महीने पहले हुई सगाई के बाद अब पूजा अपने जीवन का नया चैप्टर लिखने जा रही है। ताज पैलेस तोशाम रोड शादी की रौनक से सज गया है, लेकिन इससे पहले हल्दी और मेहंदी की रस्में घर पर आयोजित हुई, जहां परिवार और करीबी रिश्तेदारों ने अपने आशीर्वाद के साथ खुशियों की झड़ी लगा दी। रंगीन हाथ, परिवार की मुस्कान, संगीत की हलचल और ढेर सारे ठुमके